है कि हमारी बॉडी में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट कैसे है, और अगर ये नंबर कांस्टेंट ना होता तो आज ह्यूमन बींग्स का क्रोमोसोम नंबर क्या हो चुका होता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है म्योसिस। तो आप सबसे पहले अपनी बुक्स खोलेंगे और साथ साथ देखते जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हेडिंग्स भी लगवाऊंगी। तो meiosis, it's a type of cell division in which each daughter cell receives half the number of chromosomes as compared to the parent cell। अच्छा, यहाँ आपने जो हेडिंग देनी है ना, वो देनी है डेफिनेशन की, और इसके बाद यहाँ तक आप डेफिनेशन कर लेंगे, और फिर अगर डेफिनेशन आती है डिप्लॉइड, तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक कर लेना है और आगे अंडरलाइन कर लें ये हैप्लॉइड की है। तो डिप्लॉइड का मतलब होता है कि क्रोमोसोम का नंबर 2n हो, डबल। जिस तरह से ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम का जो सोमेटिक सेल्स हैं उसमें क्रोमोसोम का नंबर होता है 46, यानी डबल, जिसको हम 2n बोलेंगे। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। ठीक है, तो हाफ का मतलब है हैप्लॉइड, और इसको हम सिंगल एन लिखेंगे। सिंगल एन मतलब अगर ह्यूमन में डबल क्रोमोसोम का नंबर 46 है तो हैप्लॉइड जो नंबर है वो होगा हमारा 23। और ये किन सेल्स में होता है, कौन से सेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड हैं, तो उनको हम कहते हैं जर्म लाइन सेल्स। जर्म लाइन सेल्स मीन्स स्पर्म्स या फिर एग्स। अच्छा, ये सब कुछ देखने से पहले कि म्योसिस है क्या, हमने पहले देखना है कि ये मेनली क्या चीज़ है और इसमें कितने इसके स्टेप्स हैं। म्योसिस में ये है कि हमारे पास एक सिंगल सेल होगा जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n है, वो आगे दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो दो सेल्स जो हैं वो आगे से टोटल क्या बनाएंगे, 4 सेल्स। मतलब हमारे पास एक सेल था और उससे हमारे पास 4 सेल्स बने हैं, और ये जो चारों सेल है इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ है एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। यही है म्योसिस की डेफिनेशन। वन सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसके मेन देखते हैं कि डिवीजन या स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहले है म्योसिस, ये आगे दो स्टेप्स में होगी। पहली होगी म्योसिस 1, जो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा कह सकते हैं कि ये म्योसिस 1 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा होगा वो होगा म्योसिस 2। अब म्योसिस 1 की फेजेस देख लेते हैं। ये है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इन सब के साथ आप देखिए 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब है कि ये सारे म्योसिस 1 की फेजेस हैं। अब हम देखते हैं कि जो म्योसिस 2 है इसकी कितनी फेजेस हैं। अब इसकी जो फेजेस हैं वो है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। तो 2 अगर लगाएंगे, अगर हम जस्ट लिखते हैं एनाफेज 2, इसका मतलब है कि हम म्योसिस की सेकंड फेज की बात कर रहे हैं। म्योसिस 1 के आप डायग्राम्स देखें तो यहाँ पर मैं आपको एक क्विक सा ओवरव्यू देने लगी हूँ। ये है हमारे पास सेल जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n होगा। अब 2n जो है यहाँ पर हमें क्रोमोसोम नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो ऐसे एक नेटवर्क की शक्ल में आपको नजर आ रहे होंगे जिसको कहते हैं क्रोमैटिन। आपको न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है, ये वही न्यूक्लियोलस है जिसके अंदर राइबोसोम्स बनते हैं, और ये सारी जो चीज है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये सेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है ये वाला, ये है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो सेंट्रियोल्स भी कहलाते हैं, ये इस तरह 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है प्रोफेज। अब प्रोफेज में आप देखें कि क्रोमेटिन ने एक खास शेप बना ली अपनी, ये वाली, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, और हर एक क्रोमोसोम के 2 बाजू हैं। ठीक है, एक बाजू ये हो गया, या ये जो ब्लू वाला है इसको आप देखें तो एक बाजू ये नजर आ रहा है और एक बाजू उसका ये। इसी तरह हर क्रोमोसोम के 2 बाजू हैं। अब यहाँ पर आपने देखा था कि ये एक पेयर था सेंट्रियोल्स का, यानी हमारे पास यहाँ पर 2 सेंट्रियोल्स है। लेकिन अगर आप ये प्रोफेज 1 में देखते हैं तो यहाँ पर एक सेंट्रियोल्स का पेयर आपको यहाँ नजर आ रहा है और एक पेयर आपको यहाँ दूसरी साइड पर नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रोफेज में सेल के अंदर सेंट्रियोल्स भी डबल हुए हैं और जो क्रोमोसोम है उनके बाजू भी डबल हुए हैं। अब प्रोफेज के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस नजर आएंगी अपने टॉपिक में, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन नजर आ रही है, सिनेप्सिस।
साइनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव क्लोज टुगेदर और ये पेयरिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कि यहाँ आपको ये नजर आ रहा है कि ये क्रोमोसोम्स जो सेम थे वो उन्होंने आपस में पेयर अप हो गए हैं। अब इस अगर क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये देखें कि यहाँ क्रोमोसोम का एक बाजू नजर आ रहा है आपको, ये क्रोमोसोम का दूसरा बाजू नजर आ रहा है। तो इन जो दो बाजू हैं इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। मीन्स ये और ये जो दो बाजू हैं इनको हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये वाले जो हैं ये भी क्या है, आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जो कि सेंट्रल पॉइंट जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अब सेंट्रोमियर क्या है, वो सेंट्रल पॉइंट है जहां पर ये जो दोनों बाजू हैं ये आपस में आकर अटैच होते हैं। यहाँ जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको एक लाइन नजर आ रही है, बिकॉज द डीएनए हैज ऑलरेडी डुप्लीकेटेड बिफोर म्योसिस। अब ये जो दूसरा बाजू बना हुआ है ये डुप्लीकेशन है। सेल प्रोफेज में अपना डीएनए डबल कर चुका होता है। वैसे क्रोमोसोम की शेप ये है, लेकिन अगर हम क्रोमोसोम के साथ एक और बाजू ड्रॉ कर लेते हैं तो ये डुप्लीकेशन हुई है, यानी यहाँ वाला जो क्रोमोसोम का मटेरियल था उसने अपनी एक कॉपी यहाँ भी बना ली है। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस अंडरलाइन नजर आ रही है, जैसे साइनेप्सिस की एक्सप्लेन हो गया। अब हम देखते हैं टेट्राड। अब देखें कि ये क्रोमोसोम्स जो थे ये होमोलोगस है, ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये आपस में ये सिस्टर हैं, लेकिन ये जो क्रोमेटिड है ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है। अगर हम दो अलग अलग क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो इनके ये जो क्रोमेटिड्स हैं इनको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब चूंकि यहाँ पर ये दो क्रोमोसोम्स का पेयर है तो इसका नाम है बाइवेलेंट, मतलब दो क्रोमोसोम। या अगर हम इनके बाजुओं के लिहाज से देखें तो 1 2 3 4 यानी 4 क्रोमेटिड्स हैं तो इनका नाम हो जाएगा टेट्राड। अब ये जो है ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है इसको हम बोलेंगे साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के अंदर बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं और उसमें कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि क्रोमोसोम्स ने पेयरिंग की है और उस दौरान उन्होंने एक खास किस्म की शेप बनाई है। जैसे ये क्रोमोसोम है, अब ये होमोलोगस है, ये आएगा इसके साथ और ये खास किस्म की एक पेयरिंग बना लेगा जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। यानी क्रॉसिंग ओवर में क्या है कि क्रोमोसोम ने अपने ये जो डीएनए के पार्ट्स हैं ये एक्सचेंज करने हैं, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में यहाँ पर आपको एक खास क्रॉस या एक्स लाइक यानी इस तरह का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ऊपर भी आपको नजर आ रहा है इस हिस्से में और इस हिस्से में भी नजर आ रहा है। ये जो एक्स की तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं क्याज़मेटा। तो क्याज़मेटा क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो शेप आती है क्रोमेटिड्स के बाजुओं की उसको कहते हैं। इस दौरान क्रोमोसोम अपने पार्ट्स को, अपने डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं उनको एक्सचेंज करते हैं ताकि वैरायटी आ जाए जीन्स के। अगर तो पेपर में आता है ना क्रॉसिंग ओवर का क्वेश्चन तो आपने इस वाले पैराग्राफ से लेकर यहाँ तक ये लिखना है और साथ ये वाली जो डायग्राम है ये भी आपने बनानी है। अब मैं आपको बुक के अंदर जो डायग्राम है वहां से बताती हूँ कि कहाँ पर हुई है क्रॉसिंग। तो अभी ये प्रोफेज 1 में ही क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। यहाँ पर देखें ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये पिंक वाला और ब्लू वाला ये अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, मींस क्रॉसिंग ओवर हो रही है। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इनका ये आपस में ये क्याज़मेटा कहलाएगा। अच्छा, और साथ ही आप देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये ब्रेक होना शुरू हो गया, ठीक है। और सेल के अंदर इस टाइम पे ज्यादा जो चीज नजर आ रही होती है वो न्यूक्लियर मटेरियल ही होता है, क्योंकि सेल बेसिकली डिवीजन फेज में होता है। और ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट फेज जो है ना वो है मेटाफेज। अब मेटा का मतलब क्या है, मेटा का मतलब है मिड, मींस दरमियान में। तो मेटाफेज में ये जो पेयरिंग थी देखें अभी भी पेयरिंग है क्रोमोसोम की, क्रॉसिंग ओवर अभी भी चल रही है और ये दरमियान में अरेंज हो गया है सेल के। अब सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से आपको ये फाइबर्स नजर आ रहे हैं जिनको कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। इन फाइबर्स का काम होता है कि क्रोमोसोम्स को अटैच करना।
अब ये एक साइड के जो स्पिंडल फाइबर है वो एक क्रोमोसोम के साथ अटैच हुए हुए हैं और दूसरे पोल के स्पिंडल फाइबर्स दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हुए हुए हैं। और मेटाफेज में क्रोमोसोम्स मिड में अरेंज होते हैं और ये जो एरिया है इस एरिया को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट जो फेज है वो है एनाफेज। एना का मतलब होता है अवे। इसमें क्रोमोसोम्स क्या करते हैं कि ये जो पेयरिंग है इनकी ये खत्म होना शुरू हो जाए। यहाँ पर एक क्रोमोसोम जो है ये अपोजिट पोल पर और ये जो दूसरा है ये दूसरे पोल की तरफ जा रहा है। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये यहाँ से पुल या एक खिंचाव करती हैं की कुव्वत पैदा करती हैं क्रोमोसोम पे और इनकी ये जो पेयरिंग है ब्रेक हो जाती है। साथ आप देखें कि इसके ब्लू के ऊपर पिंक और पिंक के ऊपर ब्लू सा आपको क्रोमोसोम का पार्ट नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो एक दूसरे के पास क्रोमोसोम थे या क्रोमोसोम ने इसके पास जो डीएनए था उसका पार्ट एक्सचेंज किया है और ये जो पार्ट एक्सचेंज किया जाता है वो ही रिजल्ट होता है या रीजन होता है जेनेटिक वेरिएशन का। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब है कि जो इसके नतीजे में सेल बनेंगे वो डिफरेंट होंगे, उनके पास वेराइटी ऑफ जीन्स होंगी, सबके पास सेम जीन्स नहीं है जिस तरह के माइटोसिस में होता है। अच्छा, एनाफेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आ जाती है वो है टीलोफेज। टीलो का मतलब है एंड, यानी ये लास्ट फेज है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंट्रियोल्स भी पहुंचे में हैं अपोजिट पोल्स पर। यहाँ क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, यहाँ पर 2 नंबर है क्रोमोसोम का और यहाँ पर भी 2 है। न्यूक्लियोलस आपको नजर आ रहा है। क्रोमोसोम जो है वो पेयर उसमें क्रोमेटिड जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में इंटैक्ट हैं। और साथ ही साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि यहाँ पर आपको ये लाइन नजर आ रही है कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएगा। काइनेसिस का मतलब होता है कि डिवाइड होना या ब्रेक हो जाना, तो सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा। अब हम अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये सिंगल सेल था और ये पूरी फेजेस के बाद हमारे पास यहाँ पर 2 सेल्स आ जाएंगे। तो ये मियोसिस 1 थी। अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई डिवीजन, बल्कि ये डिवीजन कंटिन्यू है।